हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। In my last class, I already have started this chapter. I already have discussed about the types of respiration. Even I already have started the human respiratory system, and I already have discussed about the लैरिंग्स के बारे में लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था। लैरिंग्स जो है वो टोटली मेड अप ऑफ 9 डिफरेंट कार्टिलेजेस से बना होता है। 9 कार्टिलेजेस होते हैं, लेकिन ये जो 9 कार्टिलेजेस होते हैं ये 6 डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। तो लैरिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। अब यहाँ पे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, यहाँ पे लैरिंग्स को आप साउंड बॉक्स भी बोलते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर मेनली 2 वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन बीइंग में 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। देयर आर मेनली 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स। 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन बीइंग में 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, राइट। एंड दीज वोकल कॉर्ड्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस दिस साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं ये वोकल कॉर्ड। 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये जो 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स है, इसमें 1 पेयर इज ट्रू वोकल कॉर्ड एंड अनदर पेयर इज फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड में एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरी होती है फॉल्स और दी फॉल्स वोकल कॉर्ड। अगर मैं बात करूं अबाउट दी ट्रू वोकल कॉर्ड कि ट्रू वोकल कॉर्ड क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ट्रू वोकल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है दैट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। एग्जैक्टली इन दोनों पेयर वोकल कॉर्ड में से, ट्रू वोकल कॉर्ड में से और फॉल्स वोकल कॉर्ड में से, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड। एग्जैक्टली सिर्फ जो साउंड प्रोड्यूस करती है दोनों वोकल कॉर्ड्स में से, वो ट्रू वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये ट्रू वोकल कॉर्ड क्या है? इट प्रोड्यूस द साउंड, प्रोड्यूस द साउंड। ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इट प्रोड्यूस द साउंड व्हेन vibration of vocal cord take place due to expiration of air। एयर के एक्सपायरेशन की वजह से when you exhale the air, वॉइस हमेशा जो प्रोड्यूस होती है, जो साउंड हमेशा जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ एयर। व्हेन यू एक्सपायर्ड द एक्सपायर्ड एयर, right, create the vibration in true vocal cord and due to which produce the sound, right। so true vocal cord participate in sound production, so this is very essential। another one is false vocal cord। अगर false vocal cord की हम बात करें तो false vocal cord located above the true vocal cord। ये true vocal cord के ऊपर located होती है and it does not participate in production of sound or the production of voice। located above the true vocal cord, ये true vocal cord के ऊपर located होती है, right। so this vocal cord located above the true vocal cord and it does not participate in the production of sound। साउंड प्रोडक्शन में ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन साउंड प्रोडक्शन, ये साउंड प्रोडक्शन नहीं करती है, राइट। आर यू गेटिंग? अच्छा, एक चीज और, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है दैट प्रोड्यूस द साउंड, दैट प्रोड्यूस द वॉइस, and whatever may be the voice produced by the true vocal cord that converted into the speech by the tongue। tongue जो है वो speech में convert करती है साउंड को। true vocal cord सिर्फ साउंड को प्रोड्यूस करती है और tongue जो है उसको speech में convert करती है। Are you getting or not? ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। The voice produced by
true vocal cord that convert into the जो वॉइस ट्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करती है वो उसको जो है स्पीच में कन्वर्ट होती है, दैट कन्वर्ट इनटू द स्पीच बाय टंग. So whatever may be the voice you produce with the help of true vocal cord, and that will convert into the speech by the tongue, right? And किस तरह की स्पीच प्रोड्यूस करनी है, किस लैंग्वेज में स्पीच प्रोड्यूस करनी है, तो स्पीच जो है वो जनरली कंट्रोल्ड बाय द स्पीच सेंटर विच इज प्रेजेंट इन सेरेब्रम, राइट. एक जो डम पर्सन होता है, जो गूंगा आदमी होता है, राइट, उसमें उसका पुअर स्पीच सेंटर होता है, राइट. तो पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच सेंटर से आदमी गूंगा हो जाता है. तो स्पीच सेंटर ब्रेन में होता है जो कि स्पीच को कंट्रोल करने का काम करता है. ह्यूमन बीइंग में स्पीच सेंटर जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, वेल मॉडिफाइड होता है, इसलिए वी कैन राइट स्पीक, वी कैन टॉक, राइट, एंड वी कैन प्रोड्यूस द स्पीच. तो हम जो है स्पीच प्रोड्यूस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीच सेंटर इज वेल डेवलप्ड इन आवर ब्रेन, इन आवर सेरेब्रम, राइट. ऐसा बाकी अदर एनिमल्स में नहीं देखा जाता है. बाकी अदर एनिमल्स के ब्रेन में स्पीच सेंटर इतना एडवांस नहीं होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते, स्पीच नहीं डेवलप हो पाती होंगी. लेकिन ह्यूमन बीइंग राइट एक्सप्रेस कर सकता है, लैंग्वेज है, स्पीच है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पीच सेंटर. एंड डम पर्सन में वो स्पीच सेंटर जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता. एक चीज और, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं राइट जिनमें ये दोनों पेयर्ड वोकल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती है. फॉर एग्जांपल एलिफेंट की मैं बात करूं, एलिफेंट में फॉल्स वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट. वहीं अगर मैं हिप्पोपोटेमस की बात करूं तो हिप्पोपोटेमस में ट्रू वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट. तो ये बात याद रखनी है आपको. इन एलिफेंट फॉल्स वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट. वहीं अगर बात करें इन हिप्पोपोटेमस ट्रू वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट. तो हिप्पोपोटेमस में ट्रू वोकल कॉर्ड एब्सेंट होती है, एलिफेंट में फॉल्स वोकल कॉर्ड एब्सेंट होती है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? सो ये था अबाउट वोकल कॉर्ड्स एंड दी राइट स्पीच सेंटर और दी ट्रू वोकल कॉर्ड और दी फॉल्स वोकल कॉर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट वोकल कॉर्ड, राइट. इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी system of the human being that you call trachea. So next I am going to discuss about the trachea. So listen carefully about trachea. After that I will come to the right, I will discuss about the lungs, right. Is that clear to all of you? ध्यान दीजिए प्लीज. Trachea and after that I will come to the lungs. ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए. See, next is trachea. जो larynx है which opens into the trachea, trachea में open होता है. Now air will enters into the trachea. तो ट्रैकिया की बात करते हैं यहां पे. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब. ये एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब है दैट एक्सटेंड अलोंग द मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के बीचों बीच ये पास होती है यहां से. इज दैट क्लियर? तो ये लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब है ट्रैकिया जिसको आप बोलते हैं. तो ये एक लॉन्ग extending tube that pass along the mid of thoracic cavity. तो एक long extending tube है जिसको आप कहते हैं ट्रैकिया, राइट. आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये ट्रैकिया जो है एक long extending tube है. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो बी नोन एज विंड पाइप. ट्रैकिया इज ऑल्सो बी नोन एज विंड पाइप क्योंकि इससे एयर पास होती है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ट्रैकिया की अगर मैं बात करूं, दिस इज द ट्रैकिया. सपोज दैट दिस इज द ट्रैकिया, ठीक.
ट्रैकिया के ऊपर लोकेटेड होता है लैरिंक्स। यहां पे आप जो देख रहे हैं ये लीड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो ये लैरिंक्स है और यहां पे ये है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एक एक्सटेंडिंग ट्यूब है, इसको आप विंड पाइप भी बोलते हैं। व्हाट यू विल कॉल इट? दिस इज ऑल्सो बी नोन एज विंड पाइप, लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब और दी विंड पाइप। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये जो ट्रैकिया है, ये जो विंड पाइप है, दिस इज प्रोटेक्टेड बाय दी राइट, प्रोटेक्टेड बाय दी, इसमें प्रेजेंट होती है कार्टिलेजनस रिंग, राइट। इसमें जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है। देखिए ये इसमें 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग, राइट। तो यहां पे इस ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, इसमें 16 से 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है। आर यू गेटिंग नोट? जो कि इनकम्प्लीट है। तो ये यहां पे कंप्लीट रिंग नहीं होती, सी शेप है, इट मींस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये क्या करती हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। इसका जो मेन प्राइमरी रोल है ट्रैकिया के कोलैप्सिंग को रोकता है, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के कोलैप्सिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एग्जैक्टली ऑफ यू ट्रैकिया। ट्रैकिया इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से ट्रैकिया जो है ये लाइन होता है। एग्जैक्टली इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। एट द एंड ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है टू ब्रोंकस में, एक लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरा राइट ब्रोंकस। तो वन इज लेफ्ट ब्रोंकस एंड अनदर इज राइट ब्रोंकस। एट द एंड ये यहां पे डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में। ये प्राइमरी ब्रोंकस भी आप इनको बोलते हैं। यहां पे ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, दोनों में डिफरेंस है। जो राइट ब्रोंकस है वो शॉर्टर एंड वाइडर होता है, राइट। एट द एंड इट विल डिवाइड्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, राइट। You know, this trachea divides into the bronchus, left and right bronchus. Trachea divides into the left and right bronchus. ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो डिवीजन देखा जाता है ट्रैकिया राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में जाके डिवाइड हो जाता है। एंड दिस यू नो डिवीजन, दिस ये जो यहाँ पे ट्रैकिया ऐसे गया और ऐसे जाके डिवाइड हो गया, ये जो डिवीजन टेक प्लेस करता है एट द 5th thoracic vertebral region, वर्टेब्रा। थोरेसिक वर्टेब्रा देखिए, वर्टेब्रा मतलब पीछे है, इज दैट क्लियर? और 5th thoracic वर्टेब्रा पे राइट जाके ये डिवीजन टेक प्लेस होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो कहां पे ये डिवीजन होता है? एट द लेवल ऑफ 5th thoracic वर्टेब्रा। तो 5th thoracic वर्टेब्रा के लेवल पे जाके ये डिवीजन देखा जाता है,
राइट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिएगा कि ये जो राइट ब्रोंकस है, दिस इज राइट ब्रोंकस, ये जो राइट ब्रोंकस है दिस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो यहां पे जो राइट ब्रोंकस है दिस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस। ये शॉर्टर और वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस। इज दैट क्लियर? आगे जाके ये जो ब्रोंकस है यानी कि जो प्राइमरी ब्रोंकी आप इनको बोल सकते हैं, दोनों को ब्रोंकी कहेंगे, एक को ब्रोंकस कहेंगे। तो ये जो ब्रोंकी है प्राइमरी ब्रोंकी आगे फर्दर डिवीजन करती है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, एंड एट द एंड जो ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे पोसेस एल्वेओलाई। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री ऑल्सो। About bronchial tree I will discuss later. Before that I have to discuss about the lungs. So now I am going to discuss about the lungs. So listen carefully about lungs. So next is, देखिए please, listen carefully. See, तो ये आपको ये सारे पॉइंट जो है आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकी है या जिसको आप ब्रोंकस कहते हैं, राइट, ये ट्रैकिया से डिवाइड होके दो ब्रोंकस बने हैं, एक लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरा राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस जो है शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस शॉर्टर और वाइडर है लेफ्ट ब्रोंकस के कंपैरिजन में। अब ये जो ब्रोंकी या ब्रोंकस आप देख रहे हैं, राइट, दीज ब्रोंकी और दीज ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स। तो ये लंग्स में एंटर करते हैं। तो आई विल डिस्कस नाउ अबाउट द लंग्स इन डिटेल। तो यहां पे ये लंग्स है, दिस इज लंग, राइट। एक होगा राइट लंग और दूसरा होगा लेफ्ट लंग, राइट। राइट ब्रोंकस विल enter into the right lung and left bronchus will enter into the left bronchus. Is that clear? तो ये हो गए वन पेयर लंग्स। तो लंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लंग्स की अगर हम बात करें तो वन पेयर है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वन इज लेफ्ट एंड अनदर इज राइट। ये जो लंग्स है यानी कि राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये दोनों के दोनों लंग्स, राइट, पैक्ड इन ए एयर टाइट चैम्बर दैट यू कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। तो ये एयर टाइट चैम्बर जिसको आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ये उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं। लोकेशन क्या है? पैक्ड इन एन एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर, ये एयर टाइट चैम्बर में पैक होते हैं जिसको आप कहते हैं थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड हैं, याद रहे, आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? थोरेसिक कैविटी वेंट्रली कवर्ड बाय स्टेर्नम, डोर्सली कवर्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम एंड लेटरली कवर्ड बाय रिब्स। तो थोरेसिक कैविटी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ, अगर मैं थोरेसिक कैविटी की बात करूं तो ये जो थोरेसिक कैविटी है दिस इज मेड अप ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम होता है इसमें, कैसे? वेंट्रली या डोर्सली? वर्टेब्रल कॉलम इज डोर्सली प्रेजेंट। स्टेर्नम होता है इसमें, स्टेर्नम जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। वहीं इसमें जो है इज दैट क्लियर, रिब्स प्रेजेंट होती हैं और रिब्स जो है लेटरली प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों चीजें मिलके थोरेसिक कैविटी बनाती है जो कि कंप्लीटली एयर टाइट चैम्बर है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। इज दैट क्लियर? ये है लंग्स। अगर मैं लंग्स की बात करूं इन केस ऑफ मैमल्स और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, लंग्स में मसल्स जो होती है एब्सेंट होती है। लंग्स जो है एक स्पॉन्जी एंड सॉलिड टिश्यू है, राइट, बट मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स, राइट। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इन केस ऑफ मैमल्स एंड इवन इन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स में ही आते हैं। इन मैमल्स, राइट, मसल्स
आर एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग और इन मैमल्स। मसल्स जो होती है एब्सेंट होती है, और यहां पे मैमल्स में ये जो लंग्स होते हैं ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं। कैसे होते हैं ये? सॉलिड एंड स्पॉन्जी। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें लंग्स की, व्हेन राइट ए चाइल्ड गेट बर्थ, राइट, जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, एट द टाइम ऑफ बर्थ द कलर ऑफ द लंग्स इज पिंकिश। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लंग्स का जो कलर होता है वो पिंकिश कलर होता है। लेकिन इन केस ऑफ अडल्ट स्टेज, राइट, दीज बिकम डार्क ग्रे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, या जो लोग पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में होते हैं, उनके लंग्स और ज्यादा डार्क होते हैं। राइट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट भी लिख लीजिए इसमें। एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय पे, राइट, लंग्स जो होते हैं वो पिंकिश इन कलर। कैसे होते हैं? कलर में पिंकिश होते हैं, बट इन अडल्ट्स में ये कैसे होते हैं? डार्क ग्रे। तो इन अडल्ट्स दे आर डार्क ग्रे इन कलर, राइट, lungs are dark gray in color during adult stage. तो lungs are dark gray in color during adult stage due to deposition of कार्बोनेशियस मटेरियल। तो कार्बोनेशियस मटेरियल के डिपोजिशन होने की वजह से कलर जो है लंग्स का डार्क ग्रे हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया आप लोगों को? तो डार्क ग्रे कलर के लंग्स बन जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। लेकिन द पर्सन हु स्मोक अ लॉट एंड हु इज इन एक्सपोजर ऑफ द पॉल्यूटेंट, देयर लंग्स विल बी मोर डार्कर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे वन पेयर लंग है which are generally packed in airtight chamber that you call thoracic cavity. Ventral side of the thoracic cavity called sternum, dorsal side of the thoracic cavity called vertebral column. वहीं लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर रिब्स होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द other structures which are related to the lungs. Is that clear? See, ध्यान दीजिए प्लीज। This is our diagram, right? You know, this is right lung, this is right lung, and this is left lung. डायग्राम याद रखना आपको। यहां पे राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस इज वाइडर एंड शॉर्टर देन लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये ब्रोंकस है, या आप इनको प्राइमरी ब्रोंकी भी कहते हैं। दिस इज ब्रोंकस, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ सी, अब यहां पे जो लंग्स है, ये लंग्स 2 लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, ये बात याद रखिएगा। बोथ लंग्स surrounded by the pleural membrane। तो यहां पे प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसमें एक होती है आउटर प्लूरा और दूसरी होती है इनर प्लूरा। राइट, याद रखिएगा इस बात को। आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा।
देखिए मैं एक साइड ड्रॉ कर देता हूं, आई डोंट नीड टू ड्रॉ ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लंग्स के सराउंडिंग में मैंने मेम्ब्रेन्स ड्रॉ कर दी है। ये अंदर की साइड आप देख रहे हैं इनर प्लूरा, जिसको आप विसरल प्लूरा भी बोलते हैं। दिस इज आउटर प्लूरा, जिसको आप पैराइटल प्लूरा भी बोलते हैं। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इनर प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, राइट। याद रहे ये जो आउटर प्लूरा होता है ये दिस इज टुवर्ड्स थोरेसिक कैविटी, टुवर्ड्स थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी की साइड होती है। वहीं जो इनर प्लूरा है दिस इज टुवर्ड्स राइट लंग्स, दिस इज टुवर्ड्स लंग्स। तो ये लंग्स की सराउंडिंग में होती है ये इनर प्लूरा। अब ये जो आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा है इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो यहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, देयर इज फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का रोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यू नो प्लूरल फ्लूइड क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये जो प्लूरल फ्लूइड है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है जिसको आप बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन बोथ प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि यू कैन से और इवन यू कैन से और प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का रोल क्या है, देखिए आप ब्रीदिंग करते हैं, यू एक्सहेल द एयर, यू इनहेल द एयर, एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो लंग्स की मूवमेंट होती है। यू कैन सी दिस इज द मूवमेंट ऑफ लंग्स। तो लंग्स की जो मूवमेंट होती है, लंग्स की मूवमेंट की वजह से अगर ये प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा और लंग्स इस तरीके से मूव करता रहेगा तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से लंग्स डैमेज हो सकता है। तो ये क्या काम करता है, इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ द लंग्स, लंग्स की फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। ये एक तरीके से आपने देखा होगा, इज दैट क्लियर, कहीं पे कोई किसी भी कोई पर्टिकुलर एक मशीन है, मशीन अगर प्रॉपर्ली नहीं चलती है तो वहां पे ग्रीस डाल दिया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन ना हो पाए और मशीन स्मूथली काम करे। ऐसी लंग्स की बात है कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये ग्रीस का काम कर रहा है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दिस केस हियर व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है, राइट, ये क्या करता है, आई एम टेलिंग यू, ये जो प्लूरल फ्लूइड है विच इज प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, इसका जो रोल है यू नो helps in movement of lungs without friction, बिना किसी फ्रिक्शन के लंग्स की मूवमेंट प्रॉपरली होती रहती है just because of this pleural fluid, right? Protect the lungs from right shock, any kind of shock, किसी भी तरह के शॉक से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। Protect the lungs from मैकेनिकल इंजरी, किसी भी मैकेनिकल इंजरी या किसी भी शॉक से ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और फ्रीली इसमें लंग्स मूव करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन एक कंडीशन होती है, एक डिसऑर्डर होता है दैट इज रिलेटेड टू प्लूरल फ्लूइड, दैट यू कॉल्ड प्लूरेसी। एक डिसऑर्डर होता है जिसको आप बोलते हैं प्लूरेसी। प्लूरेसी क्या है ये समझ लीजिए एक बार, प्लूरल फ्लूइड मैंने बता दिया, ऐसे ही एक डिसऑर्डर होता है जिसको आप बोलते हैं प्लूरेसी। तो ये प्लूरेसी क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यू नो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया वगैरह की कंडीशन में देखा जाता है, तो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये बढ़ जाता है, राइट। और प्लूरल फ्लूइड बढ़ने की वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ता है और इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ने से राइट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज डेवलप होती है। इस कंडीशन को आप बोलते हैं प्लूरेसी। तो प्लूरेसी में क्या होता है, increasing the pleural fluid बढ़ जाता है, right, increasing the pleural fluid, right, due to, तो यहां पे जो pleural fluid है वो बढ़ता है, increasing the pleural fluid, is that clear all of you, due to
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से अगर यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है, दैट यू कॉल्ड प्लूरेसी। तो इन दिस केस प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से इंक्रीज द इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ने की वजह से राइट डेवलप द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, दैट रिजल्ट्स टू डेवलप ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, और इसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसको आप प्लूरेसी बोलते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया प्लूरेसी। आर यू गेटिंग? एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर कर देता हूं, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लंग्स, तो लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो लिसन केयरफुली अबाउट दैट। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो लंग्स है, एक राइट लंग दूसरा लेफ्ट लंग, यानी कि देयर इज पेयर ऑफ लंग्स। तो पेयर ऑफ लंग्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट। राइट, तो देयर इज पेयर ऑफ लंग्स, वन इज राइट अनदर इज लेफ्ट। तो यहाँ पे राइट लंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट लंग देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं राइट लंग्स की बात करूं, वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट लंग्स, राइट। अगर राइट लंग की बात करें यहाँ पे, तो राइट लंग जो होता है दिस इज शॉर्टर देन लेफ्ट लंग। देखिए आप ध्यान दीजिए कि जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट है। कितना शॉर्ट होता है? ओनली 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेफ्ट लंग। पहला पॉइंट, राइट लंग 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेफ्ट लंग। राइट लंग 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग से राइट लंग 2.5 मीटर शॉर्टर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है? बिकॉज देखिए अगर हम राइट लंग्स की बात करें, तो दिस इज आवर राइट लंग सपोज दैट, तो राइट लंग जो है वो 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर होता है। क्यों? क्योंकि राइट लंग्स की साइड का जो कुछ स्पेस है वो लीवर एकोमोडेट कर लेता है। तो लीवर थोड़ा सा स्पेस एकोमोडेट कर लेता है नीचे से, इसलिए वो थोड़ा शॉर्टर हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये रीजन है। बिकॉज ये लिख देता हूं मैं पॉइंट, बिकॉज सम स्पेस एकोमोडेट, भाई हमारा जो लीवर होता है वो राइट साइड होता है, तो राइट साइड जो लीवर है हमारा वो कुछ स्पेस एकोमोडेट कर लेता है, जिसकी वजह से राइट लंग 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेफ्ट लंग हो जाता है। तो बिकॉज सम स्पेस एकोमोडेटेड बाय द लीवर, तो जो लीवर है वो कुछ स्पेस एकोमोडेट कर लेता है, राइट, जिसकी वजह से राइट लंग जो है वो शॉर्टर देन लेफ्ट लंग हो जाता है। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट ये। इसके अलावा यहां पे राइट लंग्स में कुछ फिश्योर देखे जाते हैं, कुछ पार्टीशंस देखे जाते हैं, राइट। यहां पे राइट लंग्स में 2 फिश्योर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देयर आर 2 फिश्योर्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग्स, वन इज ऑब्लिक फिश्योर एंड अनदर इज, एक ऑब्लिक होता है और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल फिश्योर, राइट। तो यहां पे दिस इज ऑब्लिक फिश्योर and this is the horizontal fissure. So there are 2 fissure, oblique and horizontal. तो this is, ये आप देख रहे हैं लाइन, this is oblique fissure and this is horizontal fissure. तो ये जो फिश्योर है, ऑब्लिक फिश्योर एंड हॉरिजॉन्टल फिश्योर, ये लंग्स को 3 रीजन्स में डिवाइड कर देता है। एक तो एंटीरियर, दूसरा मिडल और तीसरा पोस्टीरियर, या इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर, मिडल और एंड इंफीरियर रीजन। इज दैट क्लियर? तो 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 2 फिश्योर्स ने इसको कितने रीजन्स में डिवाइड कर दिया? 3 रीजन्स में। राइट लंग्स का जो वेट होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 625 ग्राम, 625 ग्राम होता है हमारे राइट लंग्स का वेट। Is that clear to all of you? So this is all about right lung.
नाउ कम टू द लेफ्ट लंग, नाउ कम टू द लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूं तो लेफ्ट लंग इज नैरोर देन राइट। जैसे राइट इज शॉर्टर देन लेफ्ट, ऐसे ही लेफ्ट इज नैरोर देन राइट लंग। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज नैरोर देन राइट लंग। तो राइट लंग के कंपैरिजन में ये नैरो होता है। अब ये नैरो क्यों होता है? बिकॉज हियर सम स्पेस अकोमोडेटेड बाय द हार्ट। हार्ट लेफ्ट और राइट लंग के बीच होता है, लेकिन हार्ट जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। इफ द हार्ट विल स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, इट मींस द लेफ्ट लंग बिकम नैरो। तो लेफ्ट लंग जो है वो नैरो हो जाएगा, राइट। तो यहां पे राइट और लेफ्ट लंग के बीच में, राइट, एंड हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग की तरफ स्लाइटली टिल्टेड होता है। देखिए दिस इज द हार्ट, और यहां पे आप देख रहे हैं दिस रीजन इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच में हार्ट इज लोकेटेड, तो हार्ट लोकेटेड होता है, तो यहां पे इसलिए ये लेफ्ट लंग जो है नैरो होता है। तो रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट और कार्डियक नॉच। हार्ट और कार्डियक नॉच की वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा नैरो होता है। इज दैट क्लियर? यहां पे इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जैसे कि मैंने आपको बताया राइट लंग्स में 2 फिशर होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से वो 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग में एक सिंगल फिशर होता है जिसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से वो 2 रीजन्स में डिवाइड होता है। तो यहां पे सिर्फ ऑब्लिक फिशर देखा जाता है। आप ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशर। So there is only one partition line, only one fissure in left lung. तो लेफ्ट लंग में ऑब्लिक फिशर होता है। खाली ऑब्लिक फिशर होने की वजह से जो लेफ्ट लंग है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दैट इज क्या? जो लेफ्ट लंग है ऑब्लिक फिशर होने की वजह से उसमें 2 रीजन्स होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट लंग में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में जो सेगमेंट्स देखे जाते हैं 8 सेगमेंट्स देखे जाते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे लेफ्ट लंग्स का जो वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 565 ग्राम्स। तो 565 ग्राम्स वेट होता है लेफ्ट लंग का। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे इन दोनों लंग्स के बीच में आप देख रहे हैं, दोनों लंग्स के नीचे आप ये देख रहे हैं एक डोम शेप आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस डोम शेप स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ये स्केलेटल मसल होती है, एंड डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। और साथ के साथ ये डायाफ्राम जो है हमारे थोरेसिक रीजन को और हमारे एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डायाफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन द मैमल्स। मैमल्स में ही डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। मैमल्स के बहुत सारे, ये डायाफ्राम के बहुत सारे रोल होते हैं। इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, इट हेल्प्स इन डिफिशिएशन, इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एक स्केलेटल मसल्स है, थिन सीट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रीदिंग भी होती है, पार्चुरेशन भी होता है, डिफिशिएशन भी होता है, एंड दिस इज द राइट ओनली कैरेक्टर ऑफ मैमल। ये मैमल का ही कैरेक्टर है बस, एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन। डायफ्राम का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी मैमल ऐसा नहीं है जिसमें डायफ्राम नहीं होते। सो डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट द lungs. Is that clear? Now I'm going to discuss about the bronchial tree. तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, राइट? और ये जो पॉइंट्स है जितने भी मैंने लिखवाए हैं आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? ब्रोंकियल ट्री। आफ्टर दैट आई विल कम टू द एल्वेओलाई, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आल्सो। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। तो अब बात करते हैं अबाउट दी ब्रोंकियल ट्री। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। ब्रोंकियल ट्री, प्लीज लुक एट द बोर्ड।
So the next topic is bronchial tree. So what is exactly bronchial tree? That I am going to discuss now. Bronchial tree. तो जो ब्रोंकियल ट्री है वो क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं इसको। दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है आगे जाके राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। इनको आप प्राइमरी ब्रोंकी भी कहते हैं। दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकी, राइट। तो यहां पे जो प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकी है, इट विल फर्दर डिवाइड। तो ये ट्री लाइक पैटर्न में डिवाइड हो जाता है। इट विल फर्दर डिवाइड, ट्री लाइक पैटर्न में इट विल बी डिवाइडेड। सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड एट द एंड ब्रोंक्यूल्स, राइट। ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके डिवाइड होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। दिस इज यू कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इस तरीके से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नजर आएंगी। तो ये आप जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। ये ब्रोंकियल ट्री है। तो ब्रोंकियल ट्री के बारे में समझ लीजिए। यू नो, जो प्राइमरी ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है या ब्रोंकी आप बोलते हैं, फर्दर डिवाइड्स इनटू divided into सेकेंडरी ब्रोंकी, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकी, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। तो इन सब में ये डिवाइड हो जाते हैं और इस डिवीजन से बनता है ब्रोंकियल ट्री। तो प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये यहां पे टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंक्यूल, और ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल। दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इसे आप ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो व्हाट विल यू कॉल इट? दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। तो इस फर्दर डिवीजन को, प्राइमरी ब्रोंकस में ये जो फर्दर डिवीजन देखा जाता है, इसे आप ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, दिस ब्रोंकियल ट्री इज फिल्ड विद एयर, राइट, एंड दैट एयर इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है, राइट, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रोंकियल ट्री। एक चीज मैं आपको यहां पे और क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग बताई थी। दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स आल्सो प्रेजेंट इन ब्रोंकी and even bronchioles part. Is that clear? Initial part of bronchioles में ये cartilaginous ring, ये incomplete cartilaginous rings present होती है और ये वहां पे भी collapsing of bronchi and bronchioles को prevent करती हैं। Are you getting? तो ये हुआ आपका point. Is that clear? तो यहां पे incomplete cartilaginous ring also present in bronchi and initial bronchioles. In bronchi and initial bronchioles में incomplete cartilaginous ring होती है and ये क्या करती है? prevent the collapsing। तो ये collapsing को रोकने का काम करती है। Is that clear to all of you? So this is our bronchial tree. Bronchial tree है। Is that clear? ये आप, मैंने जो ड्रॉ किया है bronchial tree ड्रॉ किया है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपका और क्लियर कर देता हूं। डेड स्पेस वॉल्यूम,
अब ये डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है? डेड स्पेस वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियल ट्री, दैट यू कॉल डेड स्पेस वॉल्यूम। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर present in bronchial tree, the volume of air which is present in bronchial tree that you call dead space volume, and ये जो dead space volume है it never exchange, ये कभी भी exchange नहीं होती है, ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है। It will never exchange between the blood and the lungs, ये lungs और blood के बीच में exchange नहीं होती है, it will present always as it is that clear? तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये कितनी होती है, 150 ml होती है, राइट? इट नेवर एक्सचेंज, ये कभी भी एक्सचेंज नहीं करती है, इट इज नेवर एक्सचेंज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो डेड स्पेस वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका यहाँ पे करा दिया है। तो दिस इज अबाउट ब्रोंकियल ट्री एंड डेड स्पेस वॉल्यूम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द एल्वियोलाई। My next topic is alveoli, so listen carefully about the alveoli also. See, alveoli जो है, मैंने आपको बताया bronchial tree क्या है कि when the bronchus will divides into the secondary bronchi, tertiary bronchi, at the end bronchioles, that you call bronchial tree. इसमें dead space volume होती है, यानी कि volume of air which never exchange. Is that clear? Which is never exchange. तो ये है आपका bronchial tree. राइट और यहां पे इज दैट क्लियर, ये ब्रोंकियल ट्री हो गया, और यहां पे सिर्फ एयर कंडक्ट होती है, एयर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड एल्वियोलाई। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड एल्वियोलाई, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई, जिसको आप बोलते हैं। So you must understand about this. The functional unit of lungs. Lungs की जो functional unit है जिसको आप कहते हैं alveoli. Alveoli. Is that clear? अच्छा, यहाँ पे एल्वियोलाई को बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको दो चीजें और क्लियर कर देता हूँ। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल्सो कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, इस रेस्पिरेटरी पैसेज को राइट आप टू रीजन्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू रीजन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज के टू मेन रीजन्स होते हैं। You must understand about this. There are two main regions of the respiratory passage. There are two zones of the respiratory passage. One is conducting zone and another one is respiratory zones or the exchange zone. Is that clear? अब ये conducting zone क्या है और respiratory zone क्या है? You must understand about this. मैंने आपको बताया था सबसे पहली जो ओपनिंग होती है रेस्पिरेटरी पैसेज में नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद जो ओपनिंग होती है उसको आप कहते हैं इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद जो ओपनिंग होती है उसे आप कहते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद जो ओपनिंग होती है उसे आप कहते हैं लैरिंग्स और द ग्लोटिस, लैरिंग्स के बाद जो ओपनिंग होती है उसे आप कहते हैं ट्रैकिया। ये आपको फ्लो चार्ट याद करना है। और ट्रैकिया के बाद जो ओपनिंग होती है उसको आप कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस में डिवीजन देखा जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस, राइट, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शरी ब्रोंकस, और टर्शरी ब्रोंकस के बाद नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स। तो जो ब्रोंक्यूल्स तक का पैसेज है, देखिए ये जो ब्रोंक्यूल्स तक का पैसेज है इसे आप कहते हैं कंडक्टिंग जोन। इसे आप क्या कहते हैं?
इसको आप कहते हैं कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन, ये जो मैंने पूरा पैसेज, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, ये आपको लिखना है, यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ इट। यहाँ पे नीचे तक स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर कर दिया, आप एक पेपर पे पूरा पूरा इसको लिख सकते हैं। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। तो ब्रोंकियल ट्री भी कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, ये ब्रोंकियल ट्री है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। कंडक्टिंग जोन की अगर मैं बात करूं, कंडक्टिंग जोन वो वाला पार्ट है जिसमें कि नो एक्सचेंज ऑफ एयर विल टेक प्लेस, ओनली पासिंग ऑफ एयर विल टेक प्लेस, एयर सिर्फ पास होती है, दिस इज द पैसेज ओनली, राइट। नो एक्सचेंज ऑफ एयर टेक प्लेस, लंग्स और ब्लड के बीच में कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ एयर टेक प्लेस, इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर टेक प्लेस नहीं होता है कंडक्टिंग जोन में, इसकी एक खास बात है। और ये नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद अनदर जोन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, लिसन केयरफुली अबाउट दैट। रेस्पिरेटरी जोन की हम बात कर लेते हैं। तो ये है कंडक्टिंग जोन, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, these points are very important for your exams, so you must understand about this, listen carefully. Next is respiratory zone, हम बात करते हैं about the respiratory zone। तो अगला है respiratory zone, you must understand about this। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे सपोज दैट ये मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या है ये? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल आप देख रहे हैं, ये ओपन्स इनटू द एल्वुलर डक्ट। ये आप क्या क्या कहते हैं? आप इसको एल्वुलर डक्ट बोलते हैं। एल्वुलर डक्ट आगे जाके थोड़ी वाइड हो जाती है इस तरीके से, इस वाइड रीजन को आप बोलते हैं एल्वुलर्स, राइट। इस वाइड रीजन को आप बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रियम या एट्रिया। इस एट्रियम जो है एट द एंड आगे जाके एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं एल्वुलाई। तो ये जो मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया है, दिस इज द रेस्पिरेटरी जोन या द रेस्पिरेटरी पार्ट, और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पूरा डायग्राम देख लीजिए, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैं रेस्पिरेटरी जोन की बात कर रहा हूं। रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, नॉट ओनली कंडक्ट। कंडक्टिंग जोन में सिर्फ एयर जो है, गैसेस जो है, ओनली एंड ओनली कंडक्ट होती हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं रेस्पिरेटरी जोन की, तो यहां पे गैसेस का जो है एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये रेस्पिरेटरी जोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसको मैं दूसरे रेड मार्कर से आपको लिख के दिखा रहा हूं। रेस्पिरेटरी जोन में सबसे पहले आएगा रेस्पिरेटरी जोन में एल्वुलर डक्ट। तो देख रहे हैं आप एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट ओपन होती है एट्रियम में, दिस इज द वाइड रीजन। फिर एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक को आप एल्वुलाई भी कहते हैं, एल्वुलाई। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी जोन, दिस इज कॉल्ड आवर रेस्पिरेटरी जोन। ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्पिरेटरी जोन आल्सो, और हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी जोन। दिस इज एल्वुलाई या एल्वुलर सैक। तो ये कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन को आपको लिखना बहुत जरूरी है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक, नाउ द अनदर टॉपिक इज एल्वुलाई, राइट? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कॉल्ड एल्वुलाई, राइट? तो लिसन केयरफुली अबाउट द अनदर टॉपिक जिसको आप एल्वुलाई कहते हैं। देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, माय अनदर टॉपिक इज एल्वुलाई। देखिए प्लीज, एल्वुलाई
So you must understand about alveoli also. See, listen carefully. Alveoli जिसको आप फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, एंड दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहां पे O2 एंड CO2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. ब्लड और लंग्स और एल्वोलाई और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. दिस इज द मेन पार्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. शॉर्टली इसमें गैसेस स्टोर भी होती हैं और यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन भी होता है. सो द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एल्वोलाई एंड द ब्लड. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर मैं एल्वोलाई की बात करूं, इन ह्यूमन लंग्स, इन बोथ लंग्स ऑफ द ह्यूमन देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वोलाई. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कितनी एल्वोलाइज हैं इन बोथ लंग्स? ये आपको कैलकुलेशन याद रखनी है, मतलब ये आपको डाटा याद रखना है. इन बोथ लंग्स 300 million alveoli are there, and this is the main exchange, air exchange, main gases exchange part of the lungs, जिसको आप alveoli कहते हैं. Is that clear all of you? अगर मैं यहाँ पे alveoli के स्ट्रक्चर की बात करूं, so this is the balloon like structure. कैसा स्ट्रक्चर है ये एक balloon like स्ट्रक्चर है. दिस इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर. देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है. जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एंड कर जाते हैं इन एल्वुलर सैक में, इन एल्वुलाई में, राइट. तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनटू द एल्वुलाई. एल्वोलाई पे जाके ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है एंड हो जाती हैं. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? और यहां पे ये जो एल्वोलाई है, इस एल्वोलाई में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इसकी आउटर लेयर बनी होती है, राइट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स आउटर लेयर विद by another color. तो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से इसकी आउटर लाइन बनी होती है. दिस इज द आउटर लाइन ऑफ द एल्वोलाई. कैन यू सी दिस ग्रीन कलर? तो ये जो आउटर लाइन है एल्वोलाई की, दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ एल्वोलाई एंड दैट इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है. येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू. और जो इसकी इनर लेयर है, एल्वोलाई की जो इनर लेयर है, दिस इज लाइन बाय स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से लाइन होती है इसकी इनर लेयर, राइट. याद रखिएगा, दिस इज द इनर लेयर. ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, दिस इज फ्लैटेंड टिश्यू. आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यूज में स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है वो एक फ्लैटेंड टिश्यू है. तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सेल्स ड्रॉ कर दिए हैं, स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है. यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और इसकी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं. तो दिस इज द इनर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम 1, एल्वुलर एपिथेलियल सेल 1 एंड एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स 2. जो एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स 2 होती है वो एक सर्फेक्टेंट रिलीज करती है. जिस सर्फेक्टेंट को आप कहते हैं लेसिथिन. तो यहां पे एल्वुलाई की लाइनिंग से एक सर्फेक्टेंट रिलीज होता है जिसको आप कहते हैं, राइट, लेसिथिन. तो सर्फेक्टेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. यहां पे एक सर्फेक्टेंट है, राइट. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये सर्फेक्टेंट जिसका नाम है लेसिथिन.
लेसिथिन नाम का एक सर्फेक्टेंट यहां से रिलीज होता है और इस सर्फेक्टेंट का काम क्या है? प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। जैसे ब्रोंकियो ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, प्रिवेंट देयर कोलैप्सिंग। ऐसे ही एल्वियोलाई की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, रिलीज होता है यहाँ पे सर्फेक्टेंट जिसको आप लेसिथिन बोलते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये क्या करता है? प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है, राइट। और ये जो निकलता है सर्फेक्टेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम, राइट, स्क्वैमस एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स टाइप 2, राइट। किससे? एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स टाइप 2 से रिलीज होता है। एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स टाइप 2 इससे रिलीज होता है। एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स टाइप 2 से ये सर्फेक्टेंट रिलीज होता है जिसको आप लेसिथिन बोलते हैं और ये कोलैप्सिंग को रोकता है, एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग को रोकने का काम करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, दिस इज अबाउट दी सर्फेक्टेंट। क्या है ये? सर्फेक्टेंट। एक चीज और, एल्वियोलाई की वॉल में कहीं कहीं पे स्मॉल पोर्स नजर आते हैं, कहीं कहीं पे स्मॉल पोर्स नजर आते हैं और इन पोर्स का काम होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखिए मैंने यहाँ पे पोर्स बना दिए हैं, इन पोर्स का काम होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट। इन पोर्स को आप कहते हैं पोर्स ऑफ कुन। क्या कहते हैं? पोर्स ऑफ कुन। तो पोर्स ऑफ कुन क्या है? दीज आर दी पोर्स इन द एल्वियोलर वॉल। तो एल्वियोलर वॉल में पोर्स होते हैं, पोर्स ऑफ कुन, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात आपको याद रखनी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, राइट। एक दो पॉइंट मुझे और बताने हैं रिलेटेड टू द एल्वियोलाई, राइट। तो दोनों लंग्स में कितनी एल्वियोलाई होती है? 300 एल्वियोलाई होती है। एंड मेन गैसेज एक्सचेंज पार्ट है ये। इसकी दो लेयर है, आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और इसकी जो इनर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हर उस जगह प्रेजेंट होता है जहां से डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ये गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है, इसलिए एल्वियोलाई की लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर कर देता हूं, एपिथेलियल इज सराउंडेड बाय स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, राइट। ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है। देखिए रेड मार्कर से मैंने शो कर दिया है, यहाँ पे स्मॉल ब्लड कैपिलरी है। देखिए ये मैंने, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज स्मॉल ब्लड कैपिलरी और इस स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में ये आरबीसी सेल्स आपको नजर आ रही है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसकी सराउंडिंग में स्मॉल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, राइट। और ये जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती है, आपने पढ़ा होगा हार्ट से एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी का डिवीजन है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, राइट। और ये जो कैपिलरीज है उन पल्मोनरी आर्टरीज का एक डिवीजन है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे, राइट, लिख देता हूं मैं, एल्वियोलाई सराउंडेड बाय दी very minute or small blood capillaries in which exactly exchange of gases take place। तो ये आप, ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, दिस इज ब्लड कैपिलरी और ब्लड कैपिलरीज है जिससे कि ब्लड फ्लो होता है और उस ब्लड में क्या है? ये आरबीसी सेल है। इस आरबीसी सेल के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। एग्जैक्टली क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे आएगी और यहां से CO2 ऐसे निकलेगी, वही ऑक्सीजन फिर यहां से इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी और इस आरबीसीज के साथ बाइंड करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी और टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, रीच करेगी। इज दैट क्लियर? और यहीं से निकल जाती है CO2 भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर आल्सो। आर यू गेटिंग? इसके बाद में अनदर टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड स्टेप्स इन ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ, और उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ऑल्सो। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।